हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 6 है। हम इसमें पहले जो कल हमने स्फेरिकल सरफेस कराए थे लेक्चर 5 में, उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद लेंस का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोगों ने ये फार्मूला नोट किया था कि ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसमें इस तरफ मीडियम म्यू1 था, यहाँ पर म्यू2 था, और एक सरफेस हमने लिया था कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक, आपने देखा था कि इसमें हमारे दो केस बन रहे हैं, एक रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज का। और इसमें जो केस बनता है वो केवल एक ही केस आता है, वो है वर्चुअल इमेज का केस। तो इसके फार्मूले पर जरा ध्यान दें। फार्मूला है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। यहाँ से हम μ2/v को लेफ्ट में रख रहे हैं और μ1/u प्लस μ2 माइनस μ1/r। देखिए, जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे, हमारी थ्योरी में ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रखेंगे तो u हमारा नेगेटिव होगा। इस केस को देख रहे हैं हम कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स सरफेस में फॉर कॉन्वेक्स सरफेस में u नेगेटिव होगा और r हमारा पॉजिटिव होगा। r पॉजिटिव होगा। μ2 की वैल्यू आपको मालूम है कि डेंसर मीडियम का है, तो μ2 ऑलवेज ग्रेटर देन μ1 होगा, क्योंकि डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पर ध्यान दें, जब μ2 ग्रेटर देन μ1 है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वाली, और r भी पॉजिटिव है, u नेगेटिव है यहाँ पर। तो v का पॉजिटिव और नेगेटिव होना इस बात पर डिपेंड करेगा कि वैल्यू इनमें कौन सी ग्रेटर देन है। अगर नेगेटिव वाली वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो फिर नेगेटिव वैल्यू ओवरऑल आएगी। तो अगर मान लीजिए v नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इसमें लेफ्ट साइड को इमेज बनेगी, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी। तो इसीलिए यहाँ पर दो इमेज बनती हैं। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी तो v हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो इस केस में अगर हमारा जो u की वैल्यू है ये अगर लार्ज होगी, वैल्यू तो डिपेंड करेगी आपकी, क्योंकि यहाँ 1/, है, तो ओवरऑल हम मिलाकर हम वैल्यू ले रहे हैं कि नेगेटिव से वैल्यू अगर ग्रेटर देन होगी नेगेटिव वाली तो हमारा v जो है वो नेगेटिव आएगा, अदरवाइज v पॉजिटिव आएगा। इसलिए यहाँ पर दो केस बनते हैं। अब आप जरा कॉनकेव में देख लें। फॉर कॉनकेव के लिए u तो नेगेटिव होगा, लेकिन इसका r भी नेगेटिव होगा, क्योंकि r आपका इस साइड को होगा। ठीक, तो u भी नेगेटिव है और r भी नेगेटिव है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी। इसका मतलब v जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, v ऑलवेज नेगेटिव। इसलिए हमारा जो कॉनकेव वाला सरफेस होता है, इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जो इमेज बनती है वो ऑलवेज जो है इमेज वर्चुअल होती है इसमें। और इसमें कॉन्वेक्स में दो केस बनते हैं, एक वर्चुअल इमेज का और दूसरा रियल इमेज का केस बनता है। तो आप मैथमेटिकली समझ गए होंगे। ये पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि u की पोजीशन वहां पर कहाँ पर रखा गया है ऑब्जेक्ट, उसी हिसाब से जो है पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा वैल्यू जो है। अब आप यहाँ पर लेंस को स्टार्ट करें। नेक्स्ट हेडिंग डालें लेंस। लिखिए, ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। A lens is a piece of transparent material with two refracting surface. आपको बेसिक उसमें मालूम है कि दो तरह के लेंस हैं, जो कि बेसिक थ्योरी में आप 10th में और 9th में पढ़ते हैं। एक कॉन्वेक्स और इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक कॉन्वेक्स दूसरा कॉनकेव। एक ये सरफेस रिफ्रैक्टिंग है और दूसरा सरफेस ये है। ऐसे इसमें भी दो सरफेस हैं। तो क्या लिखा आपने? ए लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विद टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस सच दैट एटलीस्ट वन इज कर्व्ड। इसमें दोनों में सरफेस में एक कर्व जरूर होना चाहिए। सच दैट एटलीस्ट वन इज कर्व्ड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल its material refractive index of its material is different from
is different from that of surrounding, different from that of surrounding। तो बेसिक में दो तरह के लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स में ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें जो है जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें अगर दोनों अगर इसके जो इक्वल होते हैं R1 और R2, तो ये इक्यू कॉन्वेक्स लेंस हो जाता है। इसका ये जो पहला सरफेस है ये किसी स्फेरिकल पार्ट से कट करके बना है, या इसके स्फीयर को कंप्लीट करें, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 लेते हैं, और जो इधर वाला है इसका रेडियस इधर बनेगा, इसका जो रेडियस है वो इस सेंटर पर यहाँ आएगा, ये C1 ले लिया, ये C2 ले लिया है, इसके सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, ये डिस्टेंस R2। तो फर्स्ट वाले जो सरफेस है, ये जो पहला सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। ठीक, इसका सेंटर किसी स्फीयर से कट करके बनाए जाते हैं। अगर इसमें R1 इज इक्वल टू R2 होगा, यानी कि दोनों इक्वल होंगे, तो इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। इसी कॉन्वेक्स लेंस को कभी कभी बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोल देते हैं, दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं इसलिए बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये इक्यू कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, और इसमें अगर एक सरफेस प्लेन है और दूसरा कर्व्ड है तो प्लेनो कॉन्वेक्स। एक सरफेस प्लेन यानी कि उसका जो R1 होगा वो इनफाइनाइट होगा, और ये प्लेन सरफेस, प्लेन वाले सरफेस का R इनफाइनाइट नेचुरल है, स्ट्रेट हो गया है तो इसका इनफाइनाइट होगा। ठीक, और लास्ट में इसमें कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें अगर कभी आप भूल जाते हैं तो ध्यान रखना, जैसे ये कॉनकेव लेंस ये होता है, तो इसका जो फर्स्ट सरफेस है, ये पहले इसमें क्या लिखा है कॉनकेव, तो फर्स्ट सरफेस कॉनकेव का ले लें ये वाला, और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स का ये सेकंड वाला, तो दोनों को मिला दें तो ये सरफेस बन जाएगा। यहाँ पर इस चीज को ध्यान देना, जो एक ये R1 है और दूसरा R2 है, अगर इसके आप स्फीयर को कंप्लीट करेंगे तो R1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है, और जो R2 का, क्योंकि यहाँ थिकनेस ज्यादा है ना, R2 का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कम आएगा। इसका मतलब है इसमें ऑलवेज R1 ग्रेटर देन R2 होता है, ध्यान रखना है इस चीज को। R1 लेफ्ट साइड का लिया हमने, डायग्राम में भी बना दिया और लिख भी दिया है। R1 जो है वो ग्रेटर देन है, यानी इसका जो सेंटर आएगा इस बड़े वाले का वो यहाँ पर है, तो ये R1 ये हो गया बड़ा वाला, और R2 जो है वो छोटा होगा, स्मॉल होगा। ये हमने जो पार्ट लिखे हैं ये कॉन्वेक्स लेंस के हैं, अब हम इसके कॉनकेव के पार्ट लिखेंगे। ठीक, तो एक तो बाई कॉनकेव लेंस या जनरली कॉनकेव लेंस बोल देते हैं। और अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इसका R2, अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हैं, ये भी R1 और ये भी R1, यानी R1 इज इक्वल टू R2, तो इक्यू कॉन्वेक्स। हाँ, कॉनकेव नहीं, बाई मतलब दोनों साइड कॉनकेव है, बाई मतलब ये है, ठीक है ना। इक्यू माने इक्वल हो गया, इक्यू कॉनकेव लेंस। ठीक, इसी तरह से अगर एक सरफेस इसका प्लेन है तो ये प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस, और लास्ट में उसका अपोजिट आएगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव।
कॉन्वेक्सो, इसमें आप क्या करा करें कि जो पहला सरफेस तो कॉन्वेक्स लिखा है तो फर्स्ट सरफेस तो कॉन्वेक्स ले लें और दूसरा कॉनकेव का ले लें। वो दोनों इक्वल कर दिए हमने, R1 R2 के इक्वल कर दिए, आप चाहें तो R लिख लो। चलो, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, पहला सरफेस कॉन्वेक्स का ये वाला और दूसरा सरफेस कॉनकेव का लें ये वाला। इसमें ये R1 और ये R2, इसमें R1 ग्रेटर देन R2 होगा। वहां पर भी चेक कर लेना, दूसरे वाले में इसमें R1 ग्रेटर देन R2 था, ठीक। इसमें भी जो है आपका R1 ग्रेटर देन R2 इधर वाला बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो इस साइड को ये वाला ये R1 है, ठीक। इसमें बाहर वाला ये R1 है, इसमें अंदर वाला ये R1 है, ये उभरा हुआ पार्ट है, ये छोटा होगा। आप यहाँ पर कर्वेचर बना सकते हैं, देखो। हाँ, और ये वाला स्फीयर छोटा बनेगा, समझ गए ना। इसका मतलब R1 ग्रेटर देन R2 होगा। ये चीज काम आती है, ध्यान रखना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऊपर लिखा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसमें कॉन्वेक्स वाला पार्ट ज्यादा बड़ा होगा ना? हाँ, है वो मिलाकर कॉनकेव का पार्ट। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना, इधर लिख लें, आगे भी ध्यान रखना, इसमें R1 कभी R2 के इक्वल नहीं होगा। अगर R1 R2 इक्वल हो गया तो ये प्लेन शीट बन जाती है। इफ R1 is equal to R2 then behaves as प्लेन शीट, तो प्लेन शीट बन जाएगी ये, इसलिए कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। वहां तो हो ही नहीं सकते इक्वल हैं, यहाँ हो सकते इक्वल हैं। डायग्राम में आप चेक करें, वहां नहीं पॉसिबल है ये चीज बिल्कुल। वहां यहाँ बीच में ये स्ट्रेट लाइन है, गैपिंग बनाई गई है, वहां गैपिंग नहीं है बीच में, वहां पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। अब आप हेडिंग डालें, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। R1 R2 R1, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये R1 नॉट इज इक्वल टू R2 लिखा है। अरे वो तो हमने वहां लिख दिया डबल है, ये वाला गया है इधर को तो R1 है, यहाँ वो नहीं बनाया है। इसका रेडियस ये यहाँ लिखा इसके लिए, वो वहां से हटा दो बस। ये R1 इसके लिए है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 इसका है। वो वहां रेडियस दिखा रहे थे, होंगे तो दो ही। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लिखे थ्योरी नीचे। लिखिए फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल पॉइंट is an object point. First focal point is an object point on the principal axis for which image is formed at infinity. यानी कि फर्स्ट फोकल पॉइंट कॉन्वेक्स में ये फर्स्ट फोकल होगा, वो पॉइंट होगा कि इससे जो रे जाती हैं उनसे जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट पर बने। इस यानी कि ये F1 नेगेटिव होगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट से चलते हैं, वैसे साइन कन्वेंशन को नोट किया जाएगा, लेकिन आप बेसिक बात ध्यान रखें कि कोऑर्डिनेट से चलते हैं। क्या लिखा? फर्स्ट फोकल पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अगर हम कॉनकेव ले लेंगे, ये कॉनकेव, तो कॉनकेव में यही पॉइंट इसमें लेफ्ट को है, उसमें राइट को आएगा। इस जगह पर रे ऐसे आएंगी
ये पैरेलल हो गई, इनको पीछे बढ़ाने पर ये फोकस पर जाएंगे। क्यों आपको मालूम होगा कॉनकेव में रे इस तरह से आएंगी कि अगर कॉनकेव नहीं होता तो इस पॉइंट पर मर्ज होती यहाँ पर, और कॉनकेव लेंस से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्टेड होकर ये सीधी चली जाएंगी। ठीक, इसमें F2 कैसा होगा? पॉजिटिव। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है हम थ्योरी में इसको नहीं लेते हैं, लेकिन डिफाइन है, लेकिन हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को हम सेकंड को मानते हैं, इसलिए आप लिखें सेकंड प्रिंसिपल फोकस, उसी को यूज करते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये ध्यान रखना, जैसे इसमें यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज इन्फिनिटी पर हो गई, ये रियल ऑब्जेक्ट है और इसी को बोला करते हैं, देखिए रेज ऐसे आ रही हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट इधर है लेकिन इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, समझ गए? पीछे बढ़ाने में इसी को बोलते हैं। ये दोनों के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, इसका ये नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है। अब आप हेडिंग डालें सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इट इज एन इमेज पॉइंट, it is an image point on the principal axis, it is an image point on the principal axis for which object lies at infinity, for which object lies at infinity। ध्यान दें, कॉन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर लाई कर, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो सेंटर लाइन जाती है, ये देखिए यहाँ पर। अभी फिलहाल आप इसको पार्टीशन करके, हमारे सिलेबस में थिन लेंस हैं, ये रेज आ रही है, ये दोनों रेज आ रही हैं, रेज ये भी है और ये यहाँ पर कन्वर्ज हो गई, ये सीधी चली जाएगी, तो ये फोकस पॉइंट हो गया आपका। ठीक, इसका ये जो फोकस हमने निकाला है सेकंड वाला F, इसमें F पॉजिटिव होगा ये कॉन्वेक्स, क्योंकि ये राइट को है, कोऑर्डिनेट से चलेंगे, कोऑर्डिनेट में राइट साइड पॉजिटिव। ठीक इसी तरह से कॉनकेव के लिए आप ध्यान दें, हमने जो आपको डिफिनीशन नोट कराई है, डिफिनीशन में लिखा है कि ऑब्जेक्ट पॉइंट इन्फिनिटी पर, तो इनफाइनाइट रेज कैसी आएंगी? पैरेलल, और यहाँ कन्वर्ज होगी। ये फोकस पॉइंट है, फोकल पॉइंट है किसका? लेंस का, कॉन्वेक्स का। ठीक इसी तरह से कॉनकेव का, कॉनकेव के लिए ये आ रही है लाइन पैरेलल, ये डाइवर्ज हो जाएंगी यहाँ पर ऐसे, और ये पीछे बढ़ाने पर यहाँ मिलेंगी, ये फोकस होगा, इसका ये फोकस नेगेटिव होता है क्योंकि लेफ्ट को है। ठीक, यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, जहां पर इमेज बनेगी वो डिस्टेंस लेंस से जितनी होगी, या जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज होंगी वो पॉइंट फोकल पॉइंट होगा ये, और उसकी डिस्टेंस जो बीच सेंटर से जो होती है वो अभी डिफाइन करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर होता है, वहां से जो डिस्टेंस है वही फोकल लेंथ हो गई, समझ गए ना? वो कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव, इसमें रेज कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से, इससे डाइवर्ज हो गई। समझ में आ गई बात? दूसरी बात पहले आप नोट कर लेंगे, लिख लिया ना? आप नीचे यहां पर लिखा है वी आर मेनली कंसर्न विद सेकंड प्रिंसिपल फोकस। हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस को ही लेंगे थ्योरी में सारे। वी आर मेनली कंसर्न विद सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, हेंस लिख दो इसी में, हेंस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ये पूरी थ्योरी में ध्यान रखना, हेंस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड रियल। हेंस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, यहां देख लो ये पॉजिटिव है और रियल है क्योंकि एक्चुअल में रे कट हो रही है, ठीक है ना? ये रियल है और इसमें वर्चुअल है क्योंकि पीछे बढ़ाने पर रेज कन्वर्ज हो रही हैं। क्या लिखा? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड रियल फॉर कॉनकेव लेंस, it is negative and virtual. For concave lens it is negative and virtual.
सेकंड पैरा में लिख दें या सेकंड पॉइंट डालकर नोट कर दें। When the medium on both sides, when the medium on both sides of lens is same, when the medium on both sides of lens is same, then the numerical value of both the focal length are equal. When the medium on both sides of the lens is same, then numerical value of both the focal length are equal. इसका मतलब है कि f1 इज इक्वल टू माइनस f2 होगा, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी अगर दोनों साइड मीडियम सेम है। और देखिए हम यहां पर एक आपको पॉइंट यहां समझा दे रहे हैं, यहां देखें इधर आप, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। इसमें होता क्या है, इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन होता है कॉन्वेक्स लेंस में, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। इसमें जब कोई रे आती है, देखिए यहाँ पर किस तरह से होती, क्योंकि ये चीज फिर आगे नहीं चलेगी। देखिए मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा है, हाँ बना लो, ये है लेंस से इमेज कैसे बनती है वो हम बताना चाह रहे हैं। देख लें, ये ऑब्जेक्ट है, इससे रे ये जा रही है, ये इंसिडेंट रे हो गई ए सरफेस पर, ठीक। अब जरा यहां ध्यान देना, इसका जो सेंटर होगा वो यहां पर है कहीं C1, ठीक, ये वाले सरफेस का, जिसको कि तुमने रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 लिया, इधर वाले का लिया है ना। जरा कल की जो थ्योरी पढ़ी है इसके पहले दोनों, उसको रिमाइंड करें। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये रे जा रही है, ऐसा सभी रे के साथ होगा। यहां से इसको नॉर्मल डालें, ये नॉर्मल डाला, ठीक। क्या पढ़ा था कल थ्योरी में, जब रेयर से डेंसर में, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है और ये भी रेयरर मीडियम है, जब रेयर से डेंसर में रे जाएगी तो क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। इसको सीधे जाना था लेकिन ये नॉर्मल की लाइन है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अरे बात समझ में, लेकिन यहां पर इसको दूसरा सरफेस मिल गया। तो हमने कल की थ्योरी में इसके पहले भी बताया, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस यहां तक है ये, ठीक, फिर एयर है। हमने कल की थ्योरी में बताया था ये इमेज इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक। तो ये रे यहां पर आ रही, अब जरा देखें, इस पॉइंट पर रे स्ट्राइक की, कहां, ए डेस पर। अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस वाले सरफेस का, वो इधर है, यहां पर है, कहीं भी ले लें आप, यहां से ले रहे C2। अब यहां से परपेंडिकुलर डालें, ये नॉर्मल डाल दिया, समझ में आ रही बात। अब क्या होगा कि जो रे यहां पर जा रही थी डेंसर से रेयर में गई, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसलिए ये रे को इधर जाना था, लेकिन ये और कन्वर्ज होकर इमेज बना देगी, कहीं बना ले, ये हमने फाइनल इमेज आई बन गई, ये दूर चली गई नॉर्मल से। देखिए ऐसे जाना चाहिए था, नॉर्मल ये है, अवे फ्रॉम नॉर्मल इधर आ गई, समझ गए ना। तो ये फाइनल इमेज होगी। हम दोनों सरफेस को इस तरह से अलग अलग नहीं दिखाते हैं, हम सीधे क्या करते हैं कि एक ही से दिखा देते हैं, यानी वो ए दिखाएंगे, ए से ए डेस दिखाएंगे और ए डेस से आई, इस तरह को अलग अलग नहीं बनाते हैं, समझ गए ना। यहां 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, पहले सरफेस में रेयर से डेंसर, फिर दूसरे स्टेप पर डेंसर टू रेयर। दूसरी बात ध्यान रखना, इधर देख लें, इधर रेयरर मीडियम और इधर रेयरर मीडियम। हमारे यहाँ बोर्ड में जो सिलेबस में है इन जनरल, वो दोनों तरफ के मीडियम सेम है, इसलिए अलग अलग फोकल लेंथ नहीं है दोनों, ठीक, दोनों तरफ के मीडियम सेम है, समझ में आ रही बात। लेकिन कॉम्पिटिटिव में या अदर एग्जाम्स में ये भी, यहाँ भी कभी कभी दे सकते हैं कि ये मीडियम अलग है, μ1, ये μ2 और ये μ3, तीनों मीडियम अलग हो सकते हैं। अरे इधर वाटर ले लो, गिलास ले लो, इधर एयर रख दो, कुछ भी कर लो, 3 मीडियम ले लो, कोई ना, पेपर रख दो, प्लास्टिक रख दो, कुछ भी रख दो, मीडियम है,
ठीक है ना, तो समझ गए होंगे आप इसको, डायग्राम को, ठीक है। अब आप हेडिंग डालें एपर्चर। एपर्चर the entire surface of lens, aperture, the entire surface of lens through which refraction take place, the entire surface of lens through which refraction take place is called aperture. The entire surface of lens through which refraction take place is called aperture of the lens. यानी उसका सरफेस एरिया एक तरह से। ग्रेटर द एपर्चर मोर लाइट विल पास थ्रू द लेंस। ग्रेटर द एपर्चर मोर लाइट विल पास थ्रू द लेंस। ग्रेटर द एपर्चर मोर लाइट विल पास थ्रू द लेंस। हेंस इंटेंसिटी, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, हेंस intensity of image, hence intensity of image proportional to aperture का होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया पर डिपेंड करेगी। इंटेंसिटी ऑफ लेंस प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का होल स्क्वायर, हाँ सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ इमेज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालें ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर लिखिए। इफ ए रे ऑफ लाइट, इफ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए लेंस, इफ ए रे ऑफ लाइट is incident on a lens such that after refraction through the lens, if the ray of light is incident on a lens such that after refraction through the lens, emergent ray is parallel to, through the lens, emergent ray is parallel to the incident ray. Emergent ray is parallel to incident ray. It means ray passes undeviated. It means ray passes undeviated. Then the point at which the ray crosses the principal axis called optical center. It means ray passes undeviated, then the point at which the ray crosses the principal axis called optical center. देखिए, किसी भी लेंस में एक पॉइंट ऐसा होता है जैसे ये रे आ रही है, ठीक। अब ये इस तरह के डायग्राम नहीं बनाए जाते इमेज में, ठीक, सीधे इनिशियल और फाइनल। जरा यहां ध्यान दें, मान लीजिए ये रे अंदर डेविएट होकर और ये बाहर निकल गई टोटल, ठीक। इस समय ये जो रे है, अगर ये दोनों रे पैरेलल हैं तो ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। समझ लें ठीक से बात को, ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे, ठीक, ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे। अगर ये दोनों रे, देखिए अगर लेंस नहीं होता तो सीधे चली जाती, ये दोनों रे पैरेलल की साइन बने हुए हैं, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो जिस पॉइंट पर ये कट करता है इसके अंदर, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। समझ गए ना। दूसरी बात, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इसका R2, ये पॉइंट A और ये B, तो ये इनके रेशियो में डिवाइड होते हैं, AO/BO।
इज इक्वल टू होता है R1/R2। ठीक, नोट करो डायग्राम बना के जल्दी। बेसिक थ्योरी लेंस की क्लियर होगी तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एपर्चर का स्क्वायर हटा दें। हाँ, और यहां पर एक बात आप देख लें, अगर R1 R2 इक्वल होंगे तो क्या होगा, AO BO के इक्वल होगा। ठीक, यानी कि ये रे आकर दोनों सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद इंसिडेंट रे की जो लाइन है उसके अगर ये पैरेलल है तो जिस पॉइंट पर अंदर ये कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस पॉइंट पर कट कर रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक, और अगर R1 R2 इक्वल है तो नेचुरल है ये पॉइंट इन दोनों के बीच में होगा। समझ गए ना बात। अब आगे लिखें इसी में, ऑप्टिकल सेंटर डिवाइड्स द थिकनेस ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर डिवाइड्स द थिकनेस ऑफ द लेंस in the direct ratio of radius of curvature. Optical center divides the thickness of the lens in the direct ratio of radius of curvature. हाँ, एक बात ध्यान देना डायग्राम में, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, तुमने पहले भी पढ़ा होगा। ये जितनी ये शिफ्ट हो गई ये वाली, ठीक है ना, जितनी इसकी थिकनेस कम होगी ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होता जाता है। हमारे यहाँ सिलेबस में थिन लेंस है, इसलिए हम उसको सीधी लाइन दिखा देते हैं और लेटरल डिस्प्लेसमेंट को निगलेक्ट कर देते हैं। नीचे नोट करो, देयर इज ए लेटरल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन हाँ, there is a lateral displacement between incident ray and emergent ray. There is a lateral displacement between incident ray and emergent ray. This displacement decreases. ये lateral displacement है, ठीक। This displacement decreases as the thickness decreases. This displacement decreases as the thickness decreases, and for thin lens this deviation is neglected, and for thin lens this deviation is निगलेक्टेड। इसका मतलब मालूम क्या हुआ कि थिन लेंस के लिए हमारे सिलेबस में थिन लेंस है, हम थिन लेंस के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, हम जो रे लाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी निकल जाती है और बीच में ले लेते हैं। समझ में आ गई बात, हम कोई डेविएशन वहां नहीं दिखाते हैं। अरे ऑप्टिकल सेंटर हम उसी पॉइंट को बोलते हैं कि जब रे यहां से आने के बाद, यहां देखो, हम ऑप्टिकल सेंटर उसी पॉइंट को बोलते हैं कि रे आने के बाद वो इंसिडेंट रे के पैरेलल निकल जाए, और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे सिलेबस में थिन लेंस है, तो अगर कोई एक रूल बना लिया कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो सीधी चली जाएगी। समझ गया, ये हो गया रिफ्रैक्शन जो होना था। अब यहाँ पर अदर पॉइंट कोई लेंगे उनमें दिखाए जाएंगे इधर उधर, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे जाएगी तो सीधी चली जाएगी। आप यहाँ देख लेना, इसको निगलेक्ट करते जाए कम तो ये सीधी नहीं हो जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट ही है कि जब रे सीधी चली जाए। समझ में आ गई बात। उसी में नीचे लिखिए, फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स आर प्लेनो कॉनकेव, for plano convex or plano concave,
जरा यहाँ ध्यान दें बात पर, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये प्लेनो कॉनकेव है। इन दोनों लेंस के अंदर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है वो इनफाइनाइट है। यहां पर ध्यान दें फार्मूले में, अगर R1 इनफाइनाइट होगा तो BO 0 होगा, तभी तो ये इनफाइनाइट बनेगा। यहाँ इनफाइनाइट होगा R1 तो ये 0 होगा BO। नो, R1 अगर इनफाइनाइट है तो BO 0 होगा। यहां ध्यान दें, यहां पर पॉइंट A था और यहां पर पॉइंट B था, इसका मतलब है कि ऑप्टिकल सेंटर इसी पॉइंट से पास होगा जहां पर ये कर्वेचर है। ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, O इसी पर कंसाइड करेगा। अब बात समझ रहे ना, A और B यानी ऑप्टिकल सेंटर प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव लेंस में वो B पॉइंट पर कंसाइड करेगा, रे सीधी चली जाएगी। आप यहां पर नोट कर दें ये बात कि AO BO इज इक्वल टू R1 अपान R2। R1 जो है वो इनफाइनाइट है, इसका मतलब BO 0 होगा। ये लिखो वहां पर। और नीचे नोट कर दें उसके। हाँ लिखें, देखिए, फॉर प्लेनो कॉनकेव एंड प्लेनो कॉन्वेक्स, फॉर प्लेनो कॉनकेव एंड प्लेनो कॉन्वेक्स ऑप्टिकल सेंटर इज सचुएटेड। फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव optical center is situated at the pole of curved surface, at the pole of curved surface, at the pole of curved surface। अब नेक्स्ट पैरा में लिखें, फॉर कॉनकेवो कॉन्वेक्स एंड, फॉर कॉनकेवो कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस R1 and R2 are same side, R1 and R2 are same side, R2 on same side, दोनों एक ही साइड को होते हैं। लिखिए, फॉर कॉनकेवो कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस R1 and R2 are same side of the lens। आपको मालूम है दोनों अभी डायग्राम बनाए थे, पहले नोट करें फिर हम समझा रहे हैं। देयरफॉर OB एंड OA, देयरफॉर OB एंड OA will also be on the same side, therefore OB and OA will also be on the same side of the optical center, of the optical center। In these lenses, in these lenses optical center will be, in these center, in these lenses optical center will be outside the lens, बाहर होता लेंस के, outside the lens। अब जरा यहां डायग्राम पर देखें, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और ये R2 है। जरा ध्यान दें, R2 लेस देन R1 है, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था। देखें जरा डायग्राम में, R2 लेस देन R1 होता, अभी नोट करा चुके हैं, ठीक। आपने यहां पर अभी क्या लिखा था फार्मूला, AO अपान BO इक्वल्स R1 अपान R2। जरा ध्यान दें, R2 छोटा है, इसका मतलब BO लेस देन AO होगा, क्योंकि R2 लेस देन R1 है। इस वाले फार्मूले से चेक कराएं, डिनोमिनेटर छोटा है तो ये भी छोटा होगा। BO छोटा होने का मतलब है यहां O इस साइड को होता है, देख लो OB लेस देन OA है। इसमें क्या होता है, जैसे ये रे आ रही है
ठीक, इससे रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसे यहाँ पर जाती पॉइंट पर और लास्ट में यहाँ से रिफ्रैक्ट होके इधर को चली गई, तो ये जो पॉइंट आता है यही ऑप्टिकल सेंटर होता है यहाँ पर। समझ गए ना बात? आप यहाँ से देख लें ठीक से, और इतना ध्यान रखें कि ऑप्टिकल सेंटर इस तरफ को होगा, ओ भी कम होगा ये ओ से। समझ गए ना? मैथमेटिकली फार्मूला से चेक करें और डायग्राम बनाएं। इसी तरह से ये दूसरे वाले और किधर होगा, ठीक, इट विल बी नियरर टू द मोर कर्व्ड सरफेस। इसका कर्वेचर R2 कम है लेकिन कर्व्ड ज्यादा है, मोर कर्व्ड सरफेस। समझ गए ना? ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना ये बात। बिल्कुल ठीक इसी तरह से ये जो लेंस होता है दूसरा वाला, कौन सा था ये लेंस, इसमें तुम्हें ध्यान है R1 R2 में कौन सा बड़ा था? ये R1 R2, ये A, ये B, इसमें भी O इधर होगा, यहाँ भी R2 लेस देन R1 था, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा। समझ गए ना? तो यहां पर भी ये इस साइड को बनेगा, यानी कि O भी लेस देन OA होगा। मेन चीज जिधर मोर कर्व्ड पार्ट है उस तरफ को बनेगा। समझ में आ गई बात? तो रे अगर कोई यहां से जाती है, ये आ रही थी रे ऐसे करके, और ये रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे यहाँ इस पॉइंट पर आएगी और बाद में ये रिफ्लेक्ट होके कहीं भी चली जाए। आप मेन पॉइंट ये ध्यान रखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो ये ऑप्टिकल सेंटर किधर होगा, ऑप्टिकल सेंटर R2 के साइड होता है। ठीक, यहां पर किधर है? यहाँ इसका ये R2 है, इसकी साइड होता है। समझ गए ना? और एक लाइन खाली नोट कर दें कि सो ऑप्टिकल सेंटर विल बी नियरर टू द मोर कर्व्ड सरफेस। So optical center will be nearer to the more curved surface. Optical center nearer to the more curved surface. तो ओके स्टूडेंट, हम आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। इसी लेंस को कल हम कंटिन्यू करेंगे थ्योरी में।